वाओ, क्या बात है, हम आ गए हैं 12.2। यस, ग्रेड 10 12.2 चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जी हाँ, कैसी चल रही है आपकी सेल्फ स्टडी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। सेल्फ स्टडी मुझे पता है कि आपकी बहुत अच्छी चल रही है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जग रहा है जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हम आ गए हैं ग्रेड 10 में और ये कॉन्फिडेंस हमें बहुत मदद करने वाला है ग्रेड 11 और 12 में और उसके बाद पूरी लाइफ। जी हाँ, स्पीकिंग चॉक्स आपको बना रहा है फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। हम सबका राइट है खुद पढ़ना सीखना। जी हाँ, कोचिंग का फर्ज है कि आपको सिखाए कि कैसे खुद किया जा सकता था। यही कर रहा हूं मैं। मेरा नाम है अभिषेक, एबी यानी कि अभिषेक भैया, और आप देख रहे हैं यस आशा विद अभी, दैट इज अब सब समझ आएगा विद अभिषेक। नाउ स्टार्ट करते हैं 12.2 यानी कि 12.2 एक्सरसाइज से पहले हमारी बिलवर्ड एनसीईआरटी ने किस खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया है 12.2 को। आइए देखते हैं कि क्या क्या बारीकियों पे हमारी नजर पड़नी चाहिए थी। हम पढ़ चुके हैं सरफेस एरिया और अब नंबर है वॉल्यूम समझने का। जी हाँ, तो जितने भी फिगर्स हमने पिछली बार यूज की 12.1 में हमने क्या क्या यूज किया? हमने यूज किया क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, सब यूज किया हमने, लेकिन निकाला सिर्फ सरफेस एरिया। आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि जब सरफेस एरिया कंबाइंड फिगर का निकालते हैं, जब दो फिगर आपस में कहीं पे स्टिक करती हैं, चिपकती हैं, तो सरफेस एरिया गायब हो जाता है। याद है ना? अरे यार, वो एग्जांपल भूल गए क्या तुम? ये रहा एक क्यूब और ये रहा दूसरा क्यूब। क्यूब का ये वाला पोर्शन और इस क्यूब का ये वाली साइड जब हम एक दूसरे से चिपकाएंगे तो ये दोनों गायब हो जाएंगे और एक क्यूबॉइड बन जाएगा। जी हाँ, तो सरफेस एरिया में सरफेस कम हो रहा था। जब आप किन्हीं भी दो सरफेसेस को चिपकाते हैं तो कुछ ना कुछ गायब जरूर हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि फिगर ए का था x और बी का था सरफेस एरिया y, इस मामले में तो दोनों का बराबर है, तो मैं इसको भी x ले लेता हूं, तो इसका होगा लेस देन 2x। ये बात आपको कितनी समझ में आई मुझे कमेंट करके बताइए कि जब भाई दो बॉडीज को चिपकाएंगे, जब दो शेप्स को आपस में चिपका के एक नई शेप प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ सरफेस कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम में तो ऑब्वियस सी बात है, ये था भैया के वॉल्यूम का, ये था के वॉल्यूम का, तो ये ऑब्वियसली ये 2k वॉल्यूम ही होगा। तो यहां पे k प्लस k होता है सीधा सीधा वॉल्यूम के केस में। वॉल्यूम में कहीं वॉल्यूम गायब नहीं होता। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो है यहाँ पे। भाई केमिस्ट्री में भी तो हमें पढ़ना है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने रिएक्टेंट्स थे उनका जो मास था, मॉलिक्यूलर मास था, वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट्स के बराबर ही होना चाहिए। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही तो प्रिंसिपल है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस का। क्या बात है, आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और हम कहीं मैथ में थोड़ी ना रुकेंगे, सिर्फ हम जाएंगे फिजिक्स के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी, राइट। तो अभी देखने वाली बात यह है कि जब वॉल्यूम की बात होती है तो दो फिगर्स, चाहे वो स्क्वायर के ऊपर, सॉरी क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, क्यूबॉइड के ऊपर, कुछ भी हो, जब टोटल वॉल्यूम की बात आएगी तो सीधा सीधा प्लस होगा, और उसमें से अगर कुछ हटाना है तो सीधा सीधा माइनस होगा। इसका मतलब यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ये सरफेस और ये सरफेस मिलके और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस इज इजियर देन सरफेस एरिया। और एनसीईआरटी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमने पहले सरफेस एरिया पढ़ लिया है, अब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे। वो हमेशा ऐड नहीं होते थे, कुछ कुछ डिसअपियर्ड होता था, जिसको मैंने बोला था गायब हो जाता है, लेकिन अब हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं इसलिए सम होगा। देखिए मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं ये कर रहा हूं कि आप देखें कि भाई किताब में इंग्लिश में साफ साफ सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि क्या होने वाला है, क्या करना है। इसमें मैं और आप क्या कर लेंगे? आप किसी से पढ़ के और कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कई बार, जबकि आपको जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे आपको लगेगा कि हे ईश्वर, मैंने अब तक अपने आप क्यों नहीं करना शुरू किया। और यही चीज को बिल्कुल स्ट्रांगली एम्बेड करने के लिए आ रहा है स्पीकिंग चॉक्स। बिल्कुल डिफरेंट तरीके का एडटेक है। आपको डिपेंडेंट नहीं बनाता, आपको बनाएगा इंडिपेंडेंट, मतलब फ्यूचरिस्टिक
इंडिपेंडेंट लर्नर। आइए देखते हैं आगे क्या है। ओहो हो, बस इतनी सी बात बोली एनसीईआरटी ने और शुरू कर दिया एग्जाम्पल। एंड व्हाट अ एग्जाम्पल, वाओ, क्लीन बोल्ड हो गया मैं। ये गई बॉल और विकेट उड़ गई। क्लीन बोल्ड पहले ही एग्जाम्पल में। क्यों? बहुत कुछ है सीखने के लिए इसमें। एनसीईआरटी कभी कभी थोड़ा सा ओवरडन कर देती है। पहले एग्जाम्पल में इजी वीजी कुछ नहीं देती, सीधा। ओके, यहां पे क्या देखिए, यहां पे एक क्यूबॉइड है सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, ठीक है। और ये छोटा मोटा क्यूबॉइड नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा, ये 7 मीटर 15 मीटर 8 मीटर ऊंचा, अरे बाप रे बाप, ये कुछ गोडाउन जैसा है, बड़ा सा है। आप इस साइज को देखिए, मीटर को पता होना चाहिए आपको, इतना होता है करीबन करीबन 1 मीटर इतना होता है। मैं 1.8 मीटर लंबा हूं, तो 1 मीटर के बजाय 15 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा। वाह, इतनी बड़ी जगह। लेकिन यहां पे हो क्या कह रहा है ये देखिए, यहां पे हमें निकालना है कि फाइंड द वॉल्यूम दैट ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब अंदर हवा कितनी है। अरे हवा कितनी, सिंपल सी बात है, सीधा सीधा पूछ रहे हैं हम कि वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इसका मतलब ये एम्प्टी है। उसके बाद लिखा है कि मशीनरी रखी हुई है, अंदर सामान रखा हुआ है 300 मीटर क्यूब का। अब भाई जहां सामान रखा वहां तो हवा आएगी नहीं। लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई, सामान रखा तो सामान बिल्कुल सॉलिड थोड़ी ना होगा। खैर मान लेते हैं कि 300 मीटर क्यूब की मशीनरी है, इसका मतलब उतना माइनस करना पड़ेगा, वहां पे हवा नहीं है। और 20 वर्कर भी हैं जो हर एक 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ले रहे हैं, तो इसको तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये दोनों होंगे माइनस। जी हां, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब इस क्वेश्चन को करा तो मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आया। अगर पूछा होता कि कितने लोग इसके अंदर खड़े हो सकते हैं अगर एक को इतनी हवा चाहिए, समझने की कोशिश करिएगा। अगर क्वेश्चन होता कितने लोग अंदर खड़े हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट क्यूब है अंदर वॉल्यूम, 100 यूनिट क्यूब है और हर एक आदमी को चाहिए 1 यूनिट क्यूब हवा, तो 100 लोग अंदर रह सकते हैं। हर एक को चाहिए 2, तो आप बोलोगे 50। हर एक को चाहिए 3, तो आप बोलोगे 100 डिवाइड बाय 3 33.33। बट 0.33 तो होता नहीं है, तो क्या करोगे आप? आपको बोलना पड़ेगा 33 ह्यूमंस। हर एक को चाहिए 4 तो 25, हर एक को चाहिए 5 तो 20। अब हर एक को चाहिए 6 तो 6 1 जा 6, 16.66। अब आपको लगेगा कि 16.66 है तो उसको राउंड ऑफ करके 16.66 को 17 बोल देता हूं, 17 लोग रह सकते हैं। नहीं, हवा चाहिए भाई। 16.999 भी अगर होगा तो भी 17वां आदमी नहीं आ सकता। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप बोलेंगे 16.9 आदमियों की जगह है तो चलो 17 आदमी घुसा देते हैं। अरे भाई आखिरी जो आदमी होगा उसको तो 0.9 ही हवा मिलेगी, आपको मैं हवा कम दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। आप बोलोगे यार ये नहीं हो सकता, मुझे पूरी हवा चाहिए जितनी मुझे को चाहिए, सांस लेने के लिए उतनी दो, वरना तो मैं मर जाऊंगा। तो द थिंग इज कि आप इस केस में अगर ऐसा हो जाए कि इतना वॉल्यूम है, इतनी हवा है, कितने लोग आएंगे, तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे हम। जो मिनिमम इंटीजर होगा, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉसिबल होगा, वही हमारा आंसर होगा। मतलब 15.9 है तो आंसर 15 होगा, ना कि 16 होगा। एक ये बात समझ में आई। दूसरी बात अगर होती क्वेश्चन में कि भाई यहां पे कितने लोग खड़े हो सकते हैं, अब खड़े होने के लिए हवा का क्या मतलब? खड़े होने के लिए तो हमें देखना पड़ता कि भाई नीचे यहां पे जगह कितनी है। मतलब खड़े होने के लिए सिर्फ हमें फ्लोर देखना पड़ता कि भाई नीचे जगह कितनी है, तो ये हो जाता आपका 15 × 7। तो 15 × 7 के अलावा कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि लोगों को खड़े होना है सिर्फ, तो नीचे का फ्लोर एरिया देखना होता। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी इस क्वेश्चन में। शुरुआत में ही इतना वाव क्वेश्चन देके एनसीईआरटी ने बिल्कुल मेरे को हिला दिया। खैर अब देखते हैं करना कैसे था। तो भाई यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमको पता है LBH होता है, सिलेंडर πr² होता है, लेकिन यहाँ तो आधा ही सिलेंडर लगा हुआ है इसलिए ½ πr²h। तो टोटल वॉल्यूम तो LBH प्लस ½ πr² होना ही था, और वो हो भी गया। इन्होंने यहाँ पे LBH प्लस ½ πr² निकाल दिया और निकल गया ये 1128.75। कोई मुसीबत नहीं थी। उसके बाद मशीनरी का 300 मीटर लिया, लोगों को 20 से मल्टीप्लाई किया, ये लोगों का टोटल आया, इन दोनों को प्लस किया और इसमें से माइनस कर दिया और बोल दिया भाई इतना बाकी है, इतनी हेयर बाकी है। बट पूछा क्यों कि हवा कितनी है, ये बात समझ में नहीं आई मुझे।
आप बोलेंगे ये भी कितना सोचते हो यार, जो बोला था निकाल दिया, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, हवा क्यों चाहिए, हवा का वॉल्यूम क्यों चाहिए कि कितना बचा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जब बोर्ड्स में आते हैं तो वहां पे जो हवा बची होती है उस पर पूछते हैं कि भाई इतने लोगों को सांस लेनी है तो कितने लोग आ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि एयर के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा किसी गोडाउन में, किसी बिल्डिंग में, किसी रूम में, तो 99.9% ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें लोगों के बारे में पूछेंगे कि कितने आ सकते हैं। और जब वो पूछेंगे ना तो भाई 17.9 को 18 मत लिख देना यस 17 ही लिखना, क्योंकि 0.9 आदमी जिंदा रहेगा तो पूरा जिंदा नहीं रहेगा ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत बढ़िया से किया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 भी बहुत इंट्रीगिंग था, मुझे इसको देख के भी बड़ा मजा आया। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देती है, पता है, छुपी छुपी बातें बताती है। इसमें लिखा है जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लास एज शोन। The inner diameter of the circular glass was 5 centimeters, sorry, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which is reduced the capacity of the glass. तो ये जो है ना, ये raised portion, ये जो हम सा निकला हुआ है अंदर, ये रिड्यूस कर रहा है। ये मैंने इसको ऑब्जर्व किया है भाई। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने फादर के साथ बचपन में एक पेट्रोल पंप में खड़ा था। फादर अपने बाइक पे पेट्रोल भरवा रहे थे और एक आदमी झगड़ा कर रहा था कि तुमने पेट्रोल कम डाला है। तो मुझे याद आया कि भाई ऐसा करके एक पेट्रोल नापने का एक उनके पास वो था एल्युमिनियम का ऐसे कंटेनर जैसा, और उस आदमी ने देख लिया कि वो नीचे से ऐसे अंदर की तरफ घुसा हुआ है। तो इन लोगों ने उसको नीचे जो कि फ्लैट होना चाहिए उसको मार मार के अंदर घुसा दिया। अब जब वो रखते हैं जमीन पे तो वो दिखता नहीं है वो अंदर का हम्प, लेकिन जब पेट्रोल डालते हैं तो इतने में तो ये इतना पेट्रोल तो वो हर बार कम दे रहा है। तो भाई पकड़ी गई चोरी। उसी टाइप की एक फ्रॉड के बारे में एनसीईआरटी ने यहां पे भी बोला है कि भाई ग्लास है, ग्लास के नीचे हम्प है। और एक और मैं फ्रॉड बता दूं आपको, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, वो बहुत ही फेमस ब्रांड है, बाम बनाता है। आप उसकी प्लास्टिक की डिब्बी लीजिए, पहले कांच की आती थी, प्लास्टिक की आती है। उसकी प्लास्टिक की डिब्बी के पीछे थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो नीचे की लिड निकल जाएगी बाहर, और आप देखेंगे उसमें भी ऐसा हम्प है। जी हाँ, ऊपर से देखने को लगता है कि पूरी डिब्बी बाम से भरी हुई है, लेकिन जब आप खोलेंगे तो बाम दिखेगा, लेकिन जब आप नीचे से खोलेंगे तो पता चलेगा एक हम्प है। हम्प होने की वजह से द थिंग इज कि उसमें कम सामान आ रहा है और मार्केटिंग और पैकेजिंग ऐसी कि आपको लगता है कि ज्यादा आ रहा है। तो ये जो एग्जांपल है ये हमको रियल लाइफ से इतना ब्यूटीफुली कनेक्ट करता है। नाउ इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि कितना कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है और एपरेंट कितनी है। एपरेंट मतलब दिखाया कितना जा रहा है, बेचते वक्त कितना दिखाया जा रहा है कि भाई इतनी है, आपको इतना जूस मिल रहा है, लेकिन असलियत में कितना मिल रहा है। तो ये है आपकी एपरेंट और ये है एक्चुअल। तो दिखाया कितना जा रहा है ये बताओ, और एक्चुअल कितना है। तो दिखाया तो उतना जा रहा है कि भाई सिलेंड्रिकल ग्लास है, हम आपको इतना ग्लास दे रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच निकाल दिया, बोल दिया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब हम दे रहे हैं आपको, है ना। ये रहा आर, ये रहा एच। हॉलो सिलेंडर से तो सबकी बात अंदर वाले अंदर की हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वाले एग्जांपल में भी ब्रिक्स है और ये है वो है, उसकी मोटाई की बात नहीं हो रही है, सारे डायमेंशंस अंदर की साइड से हैं। ये भी सारे के डायमेंशन अंदर की साइड से हैं, और अगर थिकनेस है भी तो वो निग्लेजिबल है, उसको माना नहीं जाएगा। तो ये निकाल दिया हमने कि भाई इतना वो बोल रहा है दुकानदार के भाई इतना हम दे रहे हैं। अब हम्प का साइज निकाला तो ये तो था 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। स्फेयर का आधा है ना हेमिस्फेयर, स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब निकाला तो भाई इतने की तो चोरी हो रही है, चोर इतने की चोरी कर रहा है। अब इसमें से इसको माइनस किया तो पता चला इतना। तो भाई ये एपरेंट, तो ये है एपरेंट मतलब जो अब बता रहा है कि भाई हम इतना बेच रहे हैं, लेकिन ये है एक्चुअल, और ये घपला हो रहा है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब का, वो भी हर गिलास में। तो मैंने सोचा तुम्हें तो पता है कि मेरे को सोचने की आदत है, और यही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सोचने की आदत होनी चाहिए। सोचिए भाई, सोचिए। सिर्फ क्वेश्चन करने से कभी भी कुछ नहीं होगा, पैटर्न बदल रहा है। जी हां, सबको समझ में आ गया है कि रोट लर्निंग इस कंट्री को कहीं नहीं ले जाएगी। ये ट्यूशन, ये कोचिंग, ये 2100, ये 2500 सालाना, ये कंट्री को कहीं नहीं ले जाएंगे। हां, अगर इतने ही पैसे लेके कोई ये सिखा दे आपको कि खुद कैसे करना है, तो वो जरूर इस कंट्री के भविष्य में योगदान करेगा। द थिंग इज कि यहां पे 32.71 की चोरी हुई है,
बोला जा रहा है 196.25। इसको रफली ऐसे ही मैं मान लूं 200 और इसको ऐसे मोटा मोटा मान लूं 30, तो मैं ये बोलूंगा कि हर 200 में 30 रुपीज की चोरी हो रही है। नाउ 200 में 30 कितना परसेंटेज होता है? 30 अपॉन 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 15%। मतलब वो हर बार 15% की चोरी कर रहा है। इसका मतलब हर बार जब वो 1000 रुपए का सामान देगा तब एक्चुअली मुझसे सिर्फ 850 का ही सामान दिया है, 150 रुपीज उसकी पॉकेट में आ गए। वाह! सुबह से शाम तक एक जूस वाला अगर एक 50 रुपीज के ग्लास के हिसाब से बेचा रहा है तो कम से कम नहीं तो 200 ग्लासेस तो बेच ही देगा, और 200 ग्लासेस एट द रेट ऑफ 50 रुपीज इज 10,000 रुपीज, एंड बाय द इवनिंग ही विल अर्न, क्या बोलूं उसको, डिसऑनेस्टी के साथ 1500 रुपए एक्स्ट्रा। इतनी सारी स्टोरी मेरे दिमाग में आ गई जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा कि भाई इतने का ग्लास है और इतने की चोरी हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपका एप्टीट्यूड भी शार्प हो रहा है। जी हाँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करके, ये आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको पाई आर स्क्वायर एच जैसे मामूली फॉर्मूले को अप्लाई करना आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, हमारा आंसर निकल रहा है। नो वे, दिस इज द रियल फीलिंग ऑफ द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फिर से टॉय, और ये टॉय से इनको बहुत प्यार है, ये लट्टू से। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted on a right circular cone. The height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy. If the right circular cylinder subscribes the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy. So the thing is कि यहाँ पे toy के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे देखिए इसका diameter, radius जो भी है, इसकी height देख लेते क्या दिया हुआ है। Height of the cone is 2 cm, तो cone की height तो 2 है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज, तो डायमीटर भी 2 है वो, क्योंकि सॉरी रेडियस भी 2 है क्योंकि डायमीटर 4 है। और क्या क्या है, सॉलिड टॉय, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, राइट साइड। ओके, सो ये 2 है तो ये भी 2 है, तो टोटल हाइट हो गई इसकी 4। अब इसको क्या है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड कर दो, टॉय का वॉल्यूम आ गया, ये रहा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया आपका हेमिस्फेयर, ये रहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका कोन, इनको ऐड कर दिया, ये आ गया आपका टॉय। अब टॉय के बाद इन्होंने सिलेंडर निकाला, सिलेंडर कितना निकला, सिलेंडर निकला पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा, ये देखिए इसका आर स्क्वायर, रेडियस इसका भी 2 है, एच इसका 4 है, ये रहा 4, माइनस कर दिया ये इतना। क्या बात है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? पाई आर स्क्वायर एच 4 4 16, ओके 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 ओके, 16 3 48। वाह, कितना बढ़िया आंसर है ना। देखो सिलेंडर में से ये जब माइनस किया तो भी वही आंसर आया, सेम। खैर, अब इसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें मुझे ये सीखने को मिला कि भाई इसका मतलब क्या है, वाई एनसीईआरटी हैज गिवन सच अ प्रॉब्लम जहां पे सिलेंडर माइनस टॉय किया है। तो मैं अगर बोलूं कि मैं इसमें पानी भरना शुरू कर दूं और फिर क्वेश्चन पूछ लूं आपसे कि इसमें कितना पानी आएगा, तो आप बोलोगे भाई सिलेंडर में टॉय के अलावा जितनी जगह उतना पानी आ जाएगा, है ना, पानी आया सब जगह भर जाएगा। तो हम बोलेंगे ये है वो वॉल्यूम पानी का। या क्वेश्चन हो सकता था कि पानी पहले से भरा हुआ है, टॉय को बाहर निकाल लिया, अब पानी का लेवल क्या होगा। गुड क्वेश्चन। फिर से बोलूं, देखो पानी भरा हुआ है, टॉय अंदर है, टॉय को बाहर निकाल लेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, रफली मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि टॉय और जो पानी का वॉल्यूम बराबर है, टॉय और पानी का वॉल्यूम बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये भी x है और पानी का वॉल्यूम भी x है। तो जब टॉय बाहर जाएगा तो पानी आधे तक आएगा, क्योंकि आधी चीज जो कि टॉय थी वो तो निकल गई, है ना। इंटरेस्टिंग। यस, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि आपको सोचना शुरू करना होगा। ये एक साइकिल है। क्या बात है, एक एनालॉजी देता हूं आपको बहुत बढ़िया सी। एनसीईआरटी एक साइकिल है। अब उस साइकिल को आप चलाएंगे, उसको दौड़ाएंगे, उसको व्हीली करेंगे, उससे आप स्विंग करेंगे, उससे माउंटेन पे चढ़ेंगे, उससे आप स्लोप में जाएंगे,
उससे आप रेस लगाएंगे, आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे आपकी मसल्स डेवलप होंगी, ये आप पे निर्भर करता है। जी हाँ, बुक्स एक एक्सरसाइज मशीन होती है, हमें उन्हें कितनी तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ब्रेन की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये हमें देखना है। समझे आप बात? यस, किताबों को ऐसा ना समझिए कि किताब है, उसका क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया, ओहो थैंक यू वेरी मच, हो गया। किताब एक एक्सरसाइजिंग मशीन है और हमें उससे अपने ब्रेन की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सोच के करिए, तब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए दोस्त, आगे बढ़िए। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि इतना दिया हुआ है, बुक कहती है सेक्शन में 12.2 से पहले, और हम करेंगे इसके बाद 12.2, लेकिन उसके पहले आपको बुक पढ़ लेनी है, वो भी अपने आप। मैंने आपकी जितनी मदद करनी थी कर दी, अब आप लाइन बाय लाइन जरा एक बार और पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए और फिर मिलिए मुझे 12.2 एक्सरसाइज के साथ। और हाँ, ये तो अपनी दोस्ती का सबूत है 6:30 to 8 एवरीडे 10th ग्रेड वालों, मेरे से मिलना लाइव क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। क्या बात है, हमने खत्म कर दिया है 12.2 का बुक कहती है का सेक्शन। जी हाँ, कमेंट करके बताइए कि सेल्फ स्टडी हो गई आपकी पूरी और पूरी करके आपने कुछ नया ढूंढा कि बस जो मैंने और आपने डिस्कस किया था उतना ही काफी था। पहले मैं रिवाइज करा दूं कि मैंने और आपने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि 12.1 में सरफेस एरिया के बारे में बात हुई थी और सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर, स्पेसिफिकली कंबाइंड फिगर। यस, 9th में हमने पढ़ा था फिगर्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, और इस बार हम पढ़ रहे हैं उनके कॉम्बिनेशंस। जैसे कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन लगा हुआ, वो तो आप भूल ही नहीं सकते, वो टॉय ना हो गया, हमारे पीछे पड़ गया, हर दूसरे क्वेश्चन में वो टॉय आ जाता है। और सिलेंडर, क्यूबॉइड के ऊपर सिलेंडर और वो गो डाउन, वो सारे क्वेश्चंस हमने किए। और अब हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम डिफरेंस। यस, जब सरफेस एरिया की बात थी तो सरफेस एरिया गायब हो रहा था। जब दो फिगर्स आपस में अटैच होती हैं, चिपकती हैं, कॉम्बिनेशन बनाती हैं, तो सरफेस एरिया, कुछ सरफेस एरिया गायब हो जाता है चिपकने की वजह से। लेकिन जब वॉल्यूम की बात आती है तो जब दो फिगर्स जुड़ती हैं तो वॉल्यूम ऐड हो जाता है, जब सब्ट्रैक्ट होती है तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। द थिंग इज कि वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं होता कि दो फिगर्स जुड़ी और वॉल्यूम कम हो गया। जी, तो ये है 12.2 जिसमें हम करेंगे वॉल्यूम के ऊपर सारे क्वेश्चन। और पहले बता दूं कि भाई एक्सरसाइज थोड़ी टाइट है, लेकिन जो सॉल्यूशन आपने कहीं से भी देखे होंगे और कहीं पे भी किए होंगे, उनसे ज्यादा इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस है। आपके दिमाग में यूं घुस जाएगा बिल्कुल एरोप्लेन की तरह, राइट? तो करके देखते हैं। शुरुआत में इंस्ट्रक्शन वही है, रेड लाइट ग्रीन लाइट आपको पता है। जब रेड लाइट होगा तो आपको देना है अपने हाथों को आराम, और जब ग्रीन लाइट होगी तो देना है हाथों को काम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 12.2 ग्रेड 10 surface area and volume. Here's your first question. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of it. Pi. Okay, मजा आता है मुझे कभी कभी ऐसा करने में। खैर, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी ऑरेंज कर रखा है इंपॉर्टेंट पार्ट, तो साफ समझ में आ रहा है कि कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। देखने लायक बात क्या है कि कोन हेमिस्फेयर के ऊपर है, तो भाई अगर मैं कुछ भी ना करूं तो इतना तो बना ही सकता हूं कि कोन हेमिस्फेयर के ऊपर है। और फिर से बन गया ये वही टॉय विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जब रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल बराबर है और ये 1 है। और इसके बाद एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, मतलब ये भी 1 है, ये तो 1 है ही, तो टोटल हाइट है 2। और उसके बाद है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो भाई इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, इसका मतलब हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, 22/7 नहीं डालना है, 3.14 नहीं डालना है, सीधा सीधा जहां पे पाई लिखा था उसको वैसे के वैसे छोड़ देना है, नो आई स्पाइस। ठीक है, तो भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें तो आदत है रेड लाइट पे सोचने की। तो अगर हम सोचेंगे तो ये है एक हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर प्लस कोन है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं, ये होता है स्फेयर का, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वॉल्यूम हो चाहे सरफेस एरिया हो, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि कॉमन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कॉमन लेते वक्त एक गलती होती है। अरे मैंने गलती की थी तभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉमन लेते वक्त गलती होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि भाई हम उसको कॉमन ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 2/3 पाई 1/3 पाई ये सब ये इशू नहीं है, इशू है आर और एच। एच तो चलो है ही नहीं इधर, ये आर दोनों सेम है तभी तो कॉमन लेके आप बाहर निकालोगे, और मजे की बात है कि ये सेम है।
तो हमारा कॉमन आएगा 1/3 पाई आर, इधर में से 2 बचेगा और एक आर स्क्वायर, नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा भाई, एक 2 बचेगा और एक आर बचेगा, प्लस यहाँ से 1/3 बाहर आ चुका है, पाई आर स्क्वायर भी आ चुका है, तो बस h बचेगा। तो बस इतना हमें करना है, वैल्यू डालनी है आर और h की, पाई तो वैसे की वैसे छोड़ना है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर निकालना है। बहुत ईजी है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है याद तो मिलिए मुझे लाइव क्लास में, ठीक है। आइए इसको करते हैं ग्रीन लाइट पे, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे एक टॉय है और इसका रेडियस है 1, हाइट है 1, ये है 1, टोटल की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं 2 हमें निकालना है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, तो दिस इज हेमी स्पेयर प्लस कोन, हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h, कॉमन लेंगे तो 1/3, इतना ही कॉमन क्यों भाई, ए भी 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर आया 2 आर, ठीक है, 2 ये और आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर बाहर आ गया, एक आर बाकी है क्योंकि आर क्यूब है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहां पे जाके एक बार चेक कर लेना चाहिए हमेशा, मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ गलत तो नहीं है, कुछ कम तो नहीं है, कुछ ज्यादा तो नहीं है, तो आंसर है भाई सब ठीक है। और फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर, ओहो कितना बढ़िया रेडियस है, 1 का स्क्वायर एंड 2 आर, 2 into 1 प्लस h। ये h किसकी है, ये h कोण की है, गलती से ये नहीं डाल देंगे, ये है h तो ये है 1। नाउ ये क्या हो गया भाई, पाई/3 इंटू 2 + 1 is 3, ओहो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई और ये है वॉल्यूम, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर आ गया सीधा पाई सेंटीमीटर क्यूब। भाई एनसीईआरटी ने बोला था इन टर्म्स ऑफ पाई, ये नहीं बताया था कि आंसर ही आ जाएगा पाई ठीक है, पाई 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 तो आगे बढ़ते हैं और ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आंसर है पाई सेंटीमीटर क्यूब, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2, रेड लाइट चल रही है, चिल करिए। रेचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 कोन्स। अच्छा जी, तो रेड लाइट चल रही है, चिल करिए, सिलेंडर विद 2 कोन्स, प्रोबेबली कोन कोने में ही लगी होंगी मुझे ऐसा लगता है, सिलेंडर विद 2 कोन्स attached to its 2 ends by using a thin aluminium sheet। ओके, तो एल्यूमिनियम शीट से बनाया है, ये मुझे कुछ रॉकेट जैसा लग रहा है, बट रॉकेट में एक साइड पे होनी चाहिए थी चोंच। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान देने वाली बात है कि भाई मॉडल का डायमीटर 3 है, तो इसका मतलब रेडियस 3/2 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 12 इफ ईच कोन इज 2 सेंटीमीटर हाइट। तो ये है 2, ये है 2 और टोटल है 12, तो 12 में से 4 गया, दैट इज 8। सिलेंडर की हाइट है 8, यहां पे कोई गलती नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एयर कंटेंट हम निकालते क्यों है भाई, इस मॉडल के अंदर कितनी एयर है हमें क्या मतलब, ठीक है, एनसीईआरटी ने बोला है इसलिए हम निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसको एक नया रूप देते हैं इस क्वेश्चन को। जी हाँ, हम क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको एक नया रूप देंगे। भाई हमें इसमें भरनी है वैक्स, नहीं पूछो कि वैक्स क्यों भरनी है, भाई हम इसमें भरेंगे वैक्स, हम इस मॉडल को वैक्स का बना लेंगे क्योंकि देखो वैसे भी थिन एल्यूमिनियम शीट ली हुई है। अब जब थिन एल्यूमिनियम शीट ली हुई है तो भाई ये तो पिचक जाएगा है, किसी का हाथ लगेगा तो खराब हो जाएगा, तो हम इसमें भर देंगे धीरे धीरे करके वैक्स और उसे हम जमा देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कितनी वैक्स लगेगी तो देखो अंदर की हवा निकालने से अच्छा है कि ये दिखा ले कि इसके अंदर हम वैक्स भरेंगे तो कितनी वैक्स बनेगी, इससे हमारी इमेजिनेशन भी बढ़ती है। खैर इसमें करना क्या है, इसमें करना है पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा आपका सिलेंडर, प्लस 2 कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे गलती क्या आएगी, देखिए ये जो h है ये सिलेंडर का है इसलिए इसके अंदर L लिख देंगे, और ये h कोन का है इसलिए C लिख देंगे। हाँ आप सोच रहे होगे ना दोनों में C लिख दो, फिर पता कैसे चलेगा कौन सा सिलेंडर वाला C है और कौन सा कोन वाला C है, तो मैंने इसलिए सिलेंडर में लिख दिया L और कोन में लिख दिया C, बाकी R सेम है। तो ये लिखा नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकता है, हम H को कॉमन ले लेंगे जबकि H कॉमन नहीं है, ठीक है, गुड, ओके। तो बस इसे हम कॉमन लेंगे और इसमें वैल्यू डालेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन। आइए इसको ग्रीन लाइट पे सॉल्व करते हैं।
तो अब मैं ज़रा मॉडल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को वैक्स भरना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक छेद कर देते हैं, यहाँ से वैक्स डालेंगे। ओके, और इसको बंद कर देते हैं ताकि वैक्स कहीं बाहर ना निकल जाए। अब हमें देखना है कि इस मॉडल के अंदर कितनी वैक्स आ सकती है। 2 सेंटीमीटर, 2, 8, और रेडियस एक बार और देख लूं, मेरे ख्याल से डायमीटर था 3, तो ये है 3/2। वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ एयर, मन में है वैक्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू सिलेंडर प्लस 2 कोन्स, तो पाई r² h ऑफ सिलेंडर प्लस 1/3। अरे यार, थोड़ा 2 लिखने की मैंने जगह ही नहीं छोड़ी, मैं पहले 2 लिख देता हूं। 2 इंटू 1/3 पाई r², r है ये कोन का, सॉरी, r² भी, r तो सेम है, r² h है ये कोन का। तो अब हम इसमें कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन लेके दिखाता हूं मैं आपको। पाई r² बिल्कुल कॉमन आ सकता है, और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं इसमें करूंगा पाई r² h2 प्लस 2/3 hc। इट इज नॉट h2, इट इज hl। या यहां तक आके हमने सारी चीजें 2 बार क्रॉस चेक कर लिए। अब हमें सिर्फ डालना है वैल्यूज। तो भाई पाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, पाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां डालता हूं 22/7 इंटू रेडियस है 3/2 इंटू 3/2, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन इज 2। ये है मेरा फाइनल कैलकुलेशन। 11 and this is 4/3, 24, 8 to the 24, 24 and 4, 28/3. So next पेज पे लिख लूँ मैं 11/7, पूरा लिख देता हूँ 22/7 पाई r², 8 plus 2/3 into 2, 8 plus 2/3 into 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 11/7 इंटू 3 इंटू 3/2, ये नीचे आ गया आपका 3, 8 से 24, 28/3, 7 4 3 कैंसल, 2 2 66 सेंटीमीटर क्यूब। सो माई आंसर इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर अगर मैं वैक्स डालूंगा तो ये पूरी जगह भर जाएगी, और ये होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये रही कैलकुलेशंस। तो भाई यहां पे हमें कम से कम पता चला कि 66 सेंटीमीटर क्यूब वैक्स अंदर जाएगी, और उसके बाद ये रेचल का जो मॉडल है ये काफी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल थी काफी थिन। ठीक है, क्वेश्चन के साथ जिए, क्वेश्चन के साथ मजे करें, क्वेश्चन को सोचे, क्वेश्चन को ऑल्टर करें, क्वेश्चन को ट्विस्ट करें, और फिर देखें कि क्या मजा है। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, बुक कहती है सेक्शन में कि बुक्स एक एक्सरसाइज मशीन होती है। हमें सिर्फ उसको खड़े करके देखना नहीं है कि हमें चलानी आ गई, बहुत अच्छी बात है साइकिल को खड़ा रख देते हैं, नहीं, हमें इसे रोज चलाना है, अलग अलग तरीके से चलाना है, अलग अलग मसल्स पे पुश करना है, ताकि हमारा दिमाग बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन, अ गुलाब जामुन, वाओ 350 कैलोरीज। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो भाई गुलाब जामुन है, इंडियन स्वीट है, ये क्या करता है, ये चाशनी को सोख लेता है। व्हाट डू मीन बाय 30%? 30% का मतलब है कि भाई सपोज ये गुलाब जामुन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये सपोज करिए गुलाब जामुन है। तो भाई ये जो सिरप का क्या कलर बनाऊं यार, पिंक बनाता हूं। ओके, तो ये देखिए, ये अगर ये गुलाब जामुन है तो भाई 30% में यहां पे सिरप भरा हुआ है। तो ये बात कर रहा है कि गुलाब जामुन में 30% तक सिरप भरा होता है। तो भाई अगर सिरप डालोगे तो वो सोख लेगा, गायब हो जाएगा, गुलाब जामुन के अंदर चला रहेगा। जब हम अपने मुंह में डालेंगे तो फिर हमारे को टेस्ट आएगा। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter.
ये काफी स्वीट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या हो रहा है। देखो, इसमें ऐसे करके एक गुलाब जामुन है, कुछ ज़्यादा ही डिस्प्रपोर्शनेट गुलाब जामुन बन गया है मेरा। मैं एक बार और बना देता हूँ। ये देखिए, ये गुलाब जामुन है, ऐसे करके गुलाब जामुन है, जो कि सिलेंडर के दोनों ओर पे हेमिस्फेयर लगा हुआ है, और इसका कुछ वो दिया हुआ है डायमेंशन कितनी दी हुई है भाई। लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2.8 है, तो इसका मतलब रेडियस 1.4 है। 1.4 है, इसका मतलब ये भी 1.4 है, ये 1.4 है, तो ये भी 1.4 है, तो ये 1.4 है, ये 1.4 है। ठीक है, तो फिर बीच में कितना बचा भाई? टोटल 5 था, तो इसमें तो 2.8 चला गया, तो 2.2 बचा। तो भाई ये है, ये सिलेंडर का रेडियस है हमारे पास 1.4, ये सिलेंडर की हाइट है 2.2, ये हेमिस्फेयर है, दो मिला के एक बन जाएंगे स्फेयर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये रहा हमारा सिलेंडर, प्लस सीधा लिख दो स्फेयर। हाँ भाई, दोनों को मिला देंगे तो स्फेयर बन जाएगा। ये तो अपने आप पे एक रसगुल्ला है भाई, काटो जोड़ दो, 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होने वाला है। और यहाँ पे देखिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, इसमें से बचेगा एच और इसमें बचेगा 4/3 आर। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये निकला है एक रसगुल्ले का वॉल्यूम। एक रसगुल्ले का वॉल्यूम निकला है ये, गुलाब जामुन, सेम थिंग। एक गुलाब जामुन का एक वॉल्यूम निकला है, लेकिन ऐसे हैं 45, तो मैं इसको 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इनके अंदर 30% सिरप है, 30/100 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। ये है मेरा पूरा आंसर। तो आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम पहले पूरे क्वेश्चन को रेड लाइट पे जिस तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है। जी, यही हमें करना चाहिए हमेशा एग्जाम में, हमेशा प्रैक्टिस में, हमेशा पूरी लाइफ में, कि जब क्वेश्चन आए तो उसको ठीक से एनालाइज करें आंसर मुंह से निकालने से पहले। ये रहा मेरा, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं, ये रहा मेरा वॉल्यूम कि कितना है गुलाब जामुन, कितने हैं टोटल 45, तो मैंने 45 से मल्टीप्लाई किया, उनमें 30% सिरप है, और क्योंकि मुझे सिरप का वॉल्यूम निकालना है, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इनसाइड। इस क्वेश्चन में और क्या हो सकता था? अगर कोई इसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे तो वो ये भी दे सकता था कि भाई हमें चाहिए इतने ml हमने सिरप डाला इतने सिलेंड्रिकल बॉक्स में, ये इतना सिरप पी जाएंगे, तो वो उसके अंदर कितने लेवल पे वो होगा सिरप। आहा हा 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 हा, क्या एप्टीट्यूड का गजब क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जरा इजी है, अभी हम कर लेते हैं, वो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे लाइव क्लास में। ठीक है, मिलते हैं, तब तक ग्रीन लाइट। और आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। पहले बनाते हैं हम अपना मीठा मीठा गुलाब जामुन। जी हाँ, ये रहा हमारा गुलाब जामुन, और इस गुलाब जामुन में ये कितना था भाई? 2.8 डायमीटर था। हमेशा डायमीटर और रेडियस में आपने गलती की तो महा गलती मानी जाएगी। 1.4, ये है 1.4, ये है 1.4, और ये है 2.2। ठीक है, अब हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन में 30% सिरप है, तो सिरप कितना है? तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमिस्फेयर की जगह दो हेमिस्फेयर ले लिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब की जगह मैंने लिख दिया 2 × 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि हो गया है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कोने वाले हेमिस्फेयर को अगर जोड़ दोगे तो बन जाएगा स्फेयर। ओके, अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं, हम इसमें से कॉमन लेंगे पाई आर स्क्वायर, और पहले आएगा h प्लस 4/3 आर। बिल्कुल ठीक, पाई आर स्क्वायर h प्लस 4/3 आर, और इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई 45 से, और इसमें से निकालेंगे 30%। तो हम एक ही बार में आंसर निकालेंगे। ऐसा करने के क्या फायदे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा करने का क्या फायदा है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा करने का मुझे जो फायदा नजर आता है वो ये है कि भाई अगर कुछ कट्टम पिट्टी होनी है तो अभी हो जाए, है ना। कई बार हम पूरा की पूरा आंसर निकाल लेते हैं, फिर इससे कटता नहीं है वो, अगर अभी ही कट रहा है तो अभी ही कट के खत्म हो जाए, ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। आइए इसको करते हैं, कलर चेंज। ये हो गया आपका, ये तो यहीं उड़ गया, 5 2 5 9 तो 9 3 27/2
2 into 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 1.4, सो 14/10 इंटू 14/10, हाइट कितनी है 22/10 प्लस 4/3 इंटू 14/10। तो भाई ये है आपकी कैलकुलेशंस, थोड़ी सी तो उलझी हुई दिख रही है, 7 2 और उसके बाद यहां पे कुछ कर लेते हैं पहले हम। ये हो गया आपका 30 10 3 66 प्लस 4 4 16 1 4 1 4 5। नाउ 56 plus 66 is 50 and 60 is like 110 and 122। तो ये हो गया आपका 122/30। कलर चेंज कर देता हूं मैं वरना ये नजर नहीं आएगा। अगले पेज पे लिखते हैं 27/2 इंटू 22 इंटू 2/10 into 22 into 2/10 into 14/10 into 14/10 whole into 122/30 122/30। अब यहां से आगे बढ़ना है हमें। अरे वाह, ये 2 से 2 कट गया। ये 10 into 10 छोड़ देता हूं मैं जनरली, क्योंकि बाद में 100 से डिवाइड करना आसान हो जाता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 27 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 100 इंटू 30। गुड अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन। इस 30 को वैनिश करने की कोशिश करते हैं। 2 11 2 15 3 5 3 9 और तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। ये हो गया आपका 99 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 500। अब हमें लग रहा है कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो ये हो गया है हमारा 99 इंटू 14 इंटू 122 कर लेते हैं पहले। 14 इंटू 122 14 इंटू 122 4 2 8 8 4 2 2 1 that is 8 10 1 5 6 7 1 1708 इंटू 99। अब 99 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही मज़ेदार होता है, मैं आपको बता दूं। 8 9 72 7 0 0 7 9 7 63 6 9 9 15 and 1 5 3 7 2 2 9 6 7 8 9 6 1 169092 169092 डिवाइडेड बाय 500। तो ये हो गया 1690.92 अपॉन 5। एंड इसको करने के लिए 5 3 15 एंड बचा 19 5 3 अगेन 15 बचा बापरे सेंटीमीटर क्यूब 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। यार ये क्वेश्चन मैं करने के बाद ये रियलाइज किया कि मोस्टली इसमें कैलकुलेशन ही थी भाई। टोटल क्वेश्चन में जितना कॉन्सेप्ट था उससे ज्यादा भयानक इसकी कैलकुलेशन थी। गुड 30% 45 ये रहा हमारा गुलाब जामुन। और वैल्यूज देखिए 1.4 2.2। कोई बात नहीं, थैंक यू एनसीईआरटी हमें फंसाने के लिए। अल्टीमेटली एग्जाम में भी तो ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है ना। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन दुरुस्त रखिए और भरोसा रखिए अपनी कैलकुलेशन में। मैं तो बोलूंगा कि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज्यादा भरोसा आएगा। बिकॉज जनरली मेरे को ऐसा पता चलता है, जैसे आप भी मुझे बताते हैं कि ए बी हम कभी कभी करते हैं, हमें गलत हो जाता है, हमें लगता है कि गलत होने वाला है। एक्चुअली बेसिकली हमारे दिमाग में पहले एक साइड लाइन आ जाती है कि यार ये गलत कर रहा हूं मैं कहीं पे, और वहां गलती होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए लगातार कैलकुलेशन करते रहिए, खूब सारे पेजेस भरिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A pen stand made up of wood
is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions. Sorry. 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15, 10, 3.5. The radius of each of the depression is 0.5 and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. तो भाई रेड लाइट चल रही है, चिल करिए, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एक पेन स्टैंड बनाया है, इसी को मैं ज़रा बताता हूँ कि भाई एक क्यूबॉइड लकड़ी का शेप था ये, ठीक है। एक क्यूबॉइड लकड़ी थी जिसके डायमेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं 10, 3, ये जो भी है 15, 10, 15, 10, 3.5 ऐसे करके डायमेंशंस दिए हुए हैं। और इसमें एक पेन स्टैंड बनाया। तो ये पेन स्टैंड, जैसे आप इस पेन को देख रहे हैं ना, तो ये जब पेन जाएगा तो ये इसको घुसने के लिए एक जगह चाहिए। अभी नीचे से कोनिकल है तो इसको कोनिकल जगह चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे गड्ढे क्यों हैं? ठीक है, तो इतनी लकड़ी कार्व करके निकाल दी गई है। डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन का मतलब ऐसे गड्ढा किया हुआ है, तो इसका मतलब इतनी लकड़ी निकाल दी गई है। वॉल्यूम पूछा है तो करना ही क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 स्मॉल कोन्स। कोई लेना देना नहीं है, कोई कॉमन नहीं आने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूं, पाई के अलावा। क्यों? बिकॉज पाई भी नहीं आएगा, सॉरी, LBH -4 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H। कुछ भी कॉमन आने की यहां पे संभावना नहीं है। ये LBH बिल्कुल अलग है। ये 4 कोन्स हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया है। तो जितनी भी लकड़ी बची हुई है वो पूछी हुई है। अब ये क्वेश्चन कोई क्यों करेगा? रियल लाइफ में ऐसा कब जरूरत पड़ेगी कि कोई पूछेगा कि भाई कौन ये लकड़ी कितनी है? बल्कि मैं तो बोलूंगा कि जब वो कोन निकल जाएंगे तो वो तो वेस्टेज है ना, वो तो फेंक दिए जाएंगे, राइट? तो यहां पे ये जरूर हो सकता है कि उसका वेट नापा जाए। आपको कहीं कोरियर करना है, आपको पता है कि लकड़ी की डेंसिटी क्या है, तो उसका वेट नापा जाए। तो अगर ये प्रॉपर और अच्छे से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता तो मैं इसको फ्रेम करता कि भाई लकड़ी की डेंसिटी ये है, इस पेपर ये पेन स्टैंड का वेट बताओ, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को और सोचते रहिए कि इसमें और क्या हो सकता था और क्या वाजिब था, मतलब क्या जायज था, क्या और हो सकता था। ठीक है, अभी हमें लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है, हम लकड़ी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बट एक्चुअल होना चाहिए था कि इसका वेट निकाला जाता, क्योंकि वॉल्यूम निकाल के हम क्या करेंगे? ठीक है, ओके, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं ग्रीन लाइट पे फटाफट से। तो ये रहा आपका एक क्यूबॉइड जिसके अंदर 4 छोटे कोन, और ये इसका जो शेप है उसके डायमेंशन है 15, 10, 3.5, 15, 10, 3.5, और जो ये डेप्थ है 1.4 है और 0.5 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस है कि रेडियस है, तो ये हो गया आपका रेडियस 0.5 और हाइट हो गई 1.4। ठीक है, करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो भाई वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू क्यूबॉइड -4 कोन। ठीक है, वो 4 कोन ही तो निकाला है क्यूबॉइड में, नहीं तो क्यूबॉइड पूरा की पूरा एज इट इज रहता, कुछ भी नहीं बदलता उसमें। ये हो गया LBH -4 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H। LBH कितना है? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7। पाई के बारे में कोई खबर नहीं, खबर है जी, 22/7 इंटू रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 5/10 इंटू 5/10 इंटू H कितना है? 14/10। तो ये हमने वैल्यूज डाल लिया, अब हमें वैल्यू डाल के सिर्फ और सिर्फ उसको सॉल्व करना है बिना गलती किए। करें इसको सॉल्व, चलो बिना गलती के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 2 14, मैं 10 10 10 नहीं छेड़ूंगा क्योंकि अच्छा खासा नीचे 1000 है, जो भी आएगा हम सीधा 3 डेसिमल सरका देंगे उसको। और क्या करना है, इसको कर लेते हैं। ये हो गया आपका 10 से 35 इंटू 15, इट इज 350 एंड 175, 450 एंड 525। मैं कभी कभी ओवरली करता हूँ कैलकुलेशन, अगर गलत हो जाएगा तो आई एम सो सॉरी। माइनस ये हो गया आपका 88 इंटू 25 इंटू 2 भी है, ठीक है, और ये हो गया 3 इंटू 1000। काश ये 3 और उड़ जाता, खैर कोई बात नहीं। 3000, तो ये हो गया आपका 3000, और ये आपका LCM लेना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा 3000
525 इंटू 3000, तो 500 इंटू 3 हो गया 1500, और 25 इंटू 3 हो गया 75, तो ये हो गया 75 3, और ये 3 0 माइनस 88 इंटू 50 करना है, तो 88 इंटू 50 करना है, तो 880 इंटू 5 कर देता हूँ, 8 5 44, 8 5 44, 4400, वाओ। सो ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसमें से 1575000 में से हमें 4400 माइनस करना है, तो ये हो गया 00, हो गया 60751, 1570600, 1570600 बाय 3000। क्या बात है, बहुत ही अजीब सा आंसर है, लेकिन कोई बात नहीं। 1570600, 1570600 अपॉन 3000। तो हम इसे मल्टीप्लाई करने के पहले, हम इसे डिवाइड करने के पहले हम इसको लिखेंगे 1570.600 अपॉन 3, और ये हो जाएगा 5 5 and 3 2s are 6 and 10 3 3s are 9 and 16 3 5s are 15 and 10 3 3s are, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी ने इस एक्सरसाइज में बहुत ही बार बार हमें हिट कर रही है और कैलकुलेशन के ऊपर प्रेस कर रहे हैं। जब कैलकुलेशन के ऊपर प्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब एम बदल रहा है, लॉजिक से ज्यादा एम बदल रहा है, एम चेक करने के लिए हो रहा है आपकी कैलकुलेशन। तो भाई एग्जाम में के लिए भी तैयार रहिए कि बोर्ड में अगर आपको ऐसी कोई कैलकुलेशन आएगी और आपने गलत किया तो नंबर कट सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चालू रखिए, और मैं कुछ ऐसे वो बना दूंगा अपने हमारे जैसे क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस शीट्स, जिसमें हम दोनों मिलके कैलकुलेशन को प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, अच्छा जी, its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. If it is filled with water up to the brim, when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in vessel. ये हुई ना बात। तो जैसे ही लॉजिक आता है तो बड़ा ही मजा आता है। रेड लाइट चल रही है, बिल्कुल आराम से सुनिए। देखिए यहाँ पे एक कोन है और इस कोन के अंदर पानी भरा हुआ है, तो आप मुझे बताइए मैसेज करके कि पानी कितना भरा होगा। ऑफ कोर्स उतना पानी भरा होगा जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है। पानी भरा है तो जरा पानी के कलर में भर दे, यस, ओके। पानी का कलर वैसे ब्लू होता नहीं है, ब्लू इसलिए नजर आता है, इसलिए नजर आता है भाई क्योंकि स्काई ब्लू नजर आता है। स्काई ब्लू क्यों नजर आता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओह, physics. Scattering of light, because blue has a shortest wavelength in Vibgyor, not shortest, violet has the shortest, but blue shortest होने की वजह से, wavelength होने की वजह से छोटे छोटे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पार्टिकल से अपर एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा स्काई हमें ब्लू नजर आता है। तो द थिंग इज कि यहाँ पे हमने पानी भर दिया है और इसमें हम डालेंगे लेड शॉट्स। अब लेड शॉट्स डालने में क्या होगा कि स्फेयर के जब लेफ्ट शॉट से, स्फेयर हो कोई भी शेप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे दिया हुआ है कि स्फेयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जब लेड शॉट्स जाएंगे तो होगा क्या भाई, अगर आपके कमरे में बैठने की जगह नहीं है और कुछ लोग घुसेंगे अंदर, तो भाई खिड़की से कोई ना कोई तो बाहर गिरेगा ना। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो लेड शॉट जब इसमें जाएंगे और अपनी जगह बनाएंगे तो भाई पानी को बाहर गिरना होगा, और पानी यहां से गिर गया है 1/4। तो ये 1/4 पानी माय लॉर्ड किसकी वजह से गिरा है? आप मुझे ये बताइए कमेंट करके, ये 1/4 पानी किसकी वजह से गिरा है? और आपका आंसर होगा दोषी है लेड शॉट्स। इसका मतलब जितने लेड शॉट अंदर गए उतना पानी बाहर, जितने लेड शॉट अंदर गए उतना पानी बाहर। इसका मतलब लेड शॉट का वॉल्यूम पानी बाहर जो गया है उस वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर ये होना चाहिए तो हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। कैसे? देखिए यहां पे जो वॉल्यूम है कौन का है वो है 1/3 πr²h। इसमें से 1/4 पानी बाहर गया है, तो इतना पानी बाहर गया है, और यही है वजह, मतलब ये वजह है लेड शॉट जिसकी वजह से पानी बाहर गया है। तो इसका मतलब ये है इज इक्वल टू
और कितने लेड शॉट डाले हैं भाई, अपने कितने लेड शॉट डाले हैं? 500। ओ फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट, यही तो हमें बताना है कि कितने डाले हैं। तो इसका मतलब n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये निकालना है हमें कितने डाले हैं। तो देखिए हमने रेड लाइट पे क्वेश्चन को समझ लिया है कि ये कोन है, कोन के अंदर वॉल्यूम है, मतलब कोन का जो वॉल्यूम है उसमें पानी भरा हुआ है, और जो पानी भरा हुआ है उसमें जब हमने लेड शॉट डाले तो उसकी वजह से पानी आया बाहर। हमें पता है कि जितना पानी बाहर आया वो आया है लेड शॉट की वजह से। तो लेड शॉट मतलब छर्रे, हाँ लेड शॉट जो गोल गोल छर्रे हैं उसकी वजह से बाहर आया। तो अब देखना है कि कितने छर्रे अंदर डाले हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ग्रीन लाइट में मजा आ जाएगा। आई एम लाइकिंग दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ लॉजिक आ चुका है। ये रहा हमारा कोन, द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8। तो ये रहा आपका 5, ये रहा आपका 8, इसमें डाला है छर्रे, और ये रहा आपका पानी, और ये रहा कंटेनर जिसमें पानी भर गया है, क्योंकि लेड शॉट की वजह से पानी आया है बाहर। अब हमें बताना है कि अंदर लेड शॉट्स कितने हैं। बहुत सारे होने चाहिए लेकिन हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर केम आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि जितना पानी बाहर आया है वो आया ही इस वजह से है क्योंकि लेड शॉट्स अंदर गए हैं, क्योंकि उन्होंने वो जगह घेर ली और पानी को कोई जगह नहीं मिली तो वो बाहर आ गया, क्योंकि वो ब्रिम तक भरा हुआ था। ब्रिम तक भरा हुआ था, कहीं लिखा है ना ये वर्ड, वैसे हाइट ब्रिम तक भरा हुआ था। जी हाँ, ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरा हुआ था। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर केम आउट इज 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ आर एच ये कोन का है और यहां पे स्फेयर भी है तो उसका आर भी आएगा, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसके नीचे लिख दिया है सी। और इज इक्वल टू एन, कितने छर्रे हैं मुझे नहीं पता बट हैं वो स्फेरिकल, तो 4/3 पाई आर ऑफ स्फेयर का क्यूब। अगर हमने यहां तक गलती नहीं किया तो अब गलती होने की संभावना बहुत कम है माय लॉर्ड। करके देखें। देखिए अब ये से लिखने के बाद अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें फिर इसको कैलकुलेट कर लें, जैसा कि टिपिकली बुक में क्या होता है, आई डोंट नो व्हाई दे डू इट, बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहां पे हम कट्टा पिट्टी शुरू करते हैं, हम पाई को ही उड़ा देते हैं सबसे पहले। क्लियर? फिर हम इस 3 को कैंसिल करते हैं। और कुछ कैंसिल करना है? नहीं, इस n को तो हमें कैलकुलेट करना है। तो n इज इक्वल टू 1/4, ये एज इट इज, आर सी स्क्वायर एच सी स्क्वायर इंटू ये 4 नीचे आएगा 1/4 अगेन, और ये आर एस क्यूब। ठीक है, अब मैं जाके यहां पे वॉल्यूम, यहां पे वैल्यूज डालूंगा तो कम से कम मुझे यह पता है कि गलती होने की संभावना बिल्कुल मिनिमम है। जो मुझे कॉमन लेना था मैं ले चुका हूं, जो मुझे कट करना था मैं कट कर चुका हूं। तो मैं फटाफट इसमें डालता हूं 1/4। रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर करना है, दैट इज 5 इंटू 5 25 इंटू हाइट ऑफ, ओ माय गॉड ये मैंने इसको स्क्वायर क्यों लिख दिया। हाँ, हाइट ऑफ कोन लिखनी है, हाइट ऑफ कोन इज 8, चलो 8 इंटू 1/4, और रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर क्या है भाई, स्फेयर और रेडियस 0.5, तो ये हो गया आपका 0.5 हो गया 5/10, तो मैं इसको लिखता हूं हाफ, तो इंटू 1/2 या 0.5 तो 1/2 ठीक है, मैं उल्टा लिख रहा हूं 2 to 2 ऊपर। अब यहां से मैं इसको आंसर निकालता हूं, ये हो गया आपका 4, 2 इंटू 2, 4 2 ज़ा 25, 2 ज़ा 50 एंड 50 2 ज़ा 100। वाह क्या सुंदर आंसर है, 100 लेड शॉट्स। आपने यहां देखा मैंने 0.5 लिखने की बजाय 5/10 लिखना पसंद किया और 5/10 की जगह 1/2 लिखना पसंद किया। जब 1/2 था तो मैं 2 को ऊपर ले गया। 2-3 स्टेप मैंने एक साथ लिख दिए, कोई बात नहीं, बट यहां पे आंसर आ गया 100 लेड शॉट्स। तो देखिए इस तरीके से करने से ये क्वेश्चन, सिर्फ हमने कैलकुलेशन कहां से शुरू की है पता है आपको, हमने कैलकुलेशन शुरू की है यहां से,
और शायद हमने एक ही लेयर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अदरवाइज आप ये कैलकुलेट कर सकते थे, फिर ये कैलकुलेट कर सकते थे, फिर डिवाइड कर सकते थे, और बहुत सारी गड़बड़ हो सकती थी, क्योंकि 22/7 एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब 22/7 रैशनल है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, और 22/7 डिवाइड करते वक्त हो सकता था कि कोई वैल्यू डेसिमल में आ जाती, और जब वो वैल्यू डेसिमल में आ जाती तो डिवाइड करने से आपका इतना सुंदर सुशील आंसर 100 शायद नहीं आता। ठीक है, तो कॉमन लेना बहुत जरूरी है, और समझदारी भी इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram mass. तो यहां पे हुई ना बात, ये हुआ कुछ समझदार क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, और मेरी पसंद का ये इसलिए है क्योंकि एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, और इसका वेट पूछा गया है। वेट भाई, कहीं पे पोल लगाना है, कितने वजन का पोल है ये हमें जानना जरूरी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों सिलेंडर को ऐड करना है। तो ये हो जाए पाई आर स्क्वायर एच, R1 H1 कर देता हूं क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें पाई कॉमन ले लेंगे, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, और इसको जोड़ देंगे। और जो ये वॉल्यूम आएगा उसके बारे के बाद भी कुछ दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है। मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। ये डेंसिटी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब का बनाएंगे अगर ये मेटल, कौन सा मेटल है भाई, सॉलिड आयरन पोल, आयरन का बनाएंगे, तो इसका जो वजन होगा वो होगा 8 ग्राम। ठीक है, तो भाई आपको ध्यान यहां पे रखना है कि ये जो वॉल्यूम है ये सेंटीमीटर क्यूब में अगर है तो आप इसे सीधा सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर क्यूब में दिए हुए हैं। जहां तक बात रही डेंसिटी ऑफ आयरन की, तो अगर आप फिजिक्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सीसी है, और ये है 7.8, जो कि यहां पे रफली दिया हुआ है क्योंकि ये मैथ्स की बुक है एंड वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू फिजिक्स, तो यहां पे दिया हुआ है 8, बट इट इज रफली 7.8। एंड फिर आपको पता चलेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल की शिप क्यों नहीं डूबता है, और वो एक अलग ही चीज है, हम पढ़ेंगे पीसीएम में जब हम दोनों मिलकर साथ पढ़ेंगे। वैसे 9th का कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं, 10th में भी अप्लाई कर लेंगे कहीं ना कहीं। ये है 8 इंटू पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, हमें ये करना है यहाँ पे, दैट्स इट। करें, आइए इसको ग्रीन लाइट पे करके देखते हैं। तो ग्रीन लाइट पे जब हम जाएंगे तो हमें बनाना पड़ेगा ये दो पोल, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर लगा हुआ है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24। तो डायमीटर 24 है तो रेडियस 12 है, और हाइट कितनी है इसकी 220 सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर का पोल ऑफ हाइट 60, जो ऊपर वाले की हाइट है 60 और रेडियस है 8। इसका रेडियस सीधा दिया हुआ है तो 8। ठीक है, तो ये सब यहां पे दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। दो अलग अलग टाइप के सिलेंडर है, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। क्या करूं, 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं? मेरे को तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, 22/7 से 8 का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बाद में कर लेंगे। ये है आपका 22/7, और 22/7 इतना खूबसूरत लिखने के लिए थैंक यू अभिषेक। 22/7 रेडियस 1 कौन सा लें, पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, 12 का स्क्वायर इंटू 220, वाओ, प्लस दूसरे का रेडियस है 8 का स्क्वायर इंटू 60। ये वैल्यूज आने वाली है बड़ी खतरनाक, सारी एक्सरसाइज में ना कैलकुलेशन बहुत हैवी है। 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, इंटू करना है हमें बाद में 8। क्या बात है, करना शुरू करें? चलिए करते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 144 इंटू 220 इज लाइक 288, 288
0 8 16 31680 और 64 इंटू 60 होगा 3840, इसमें जोड़ देंगे 3840, तो ये हो जाएगा 0 2 5 5 3 बाप रे इंटू 22 इंटू 8/7। क्या बात है, जबरदस्त कैलकुलेशन, जबरदस्त कैलकुलेशन, बल्कि थोड़ी थोड़ी मैं बोलूंगा जबरदस्ती। 7 5 35 0 7 7 49 7 4 28 7 2 14 और ये निकल रहा है ग्राम्स में। ओके, तो इसका नेट वेट आ रहा है 892 पॉइंट, क्या कर दिया हमने, इसको हम ले आए यहाँ पे 5, ये हो गया 8 2 16 8 2 16 176 इंटू 5.07 और ये हो गया आपका 6 5 500 7 5 30 7 6 850 892.26 राइट। बाप रे बाप। तो अभी मैं समझ पा रहा हूं कि मेरा काम यहां पे खत्म हो जाता है, लेकिन कैलकुलेशंस आपको अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी अगर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में महारत हासिल करनी है। तो कैलकुलेशन अगर आपकी वीक है या स्लो है, दोनों ही केसेस में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया 892.26 केजी, हमने ग्राम्स में केजी में कन्वर्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट यहां था, हमने इसको यहां पे कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया है। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. यहाँ पे पता क्या हो रहा है, फिर से बताता हूँ आपको यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, जी हाँ एक सिलेंडर है और इसमें एक चीज रखी है हमने जो कि कुछ ऐसी सी है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर एक टॉय, जो हमारा फेवरेट टॉय है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन लगा हुआ है। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। सॉलिड कंसिस्टिंग सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, तो सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120, तो ये हाइट है 120। उसके बाद क्या है, एंड द रेडियस 60, तो रेडियस है 60, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। इसका मतलब इस सिलेंडर की हाइट हो गई है, पता नहीं सिलेंडर की हाइट के बारे में भी मैं कमेंट करूंगा, ये कहीं नहीं लिखा है कि ये दोनों बराबर हो रहे हैं, इसलिए मैं अभी रुकूंगा। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेरिकल ऑफ रेडियस, ऑब्वियसली दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। इस प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, तो ये यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, इनको पानी से बहुत प्यार हो गया है। ये देखिए, ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। ओके, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, ठीक है, नीचे बैठ गया बिल्कुल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। रेडियस भी ठीक है, अरे बाप रे बाप, अगर रेडियस भी 60 है, ये भी 60 है, तो घुसा कैसे होगा अंदर ये? इसको बोलते हैं स्नगली फिट होना। क्या बोलते हैं इसको? स्नगली फिट होना। देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक सिलेंडर है, आपको याद होगा बुक कहती है कि सेक्शन में मैंने बोला था कि अगर पानी भरा होता और उसको निकाल लेते तो कितना पानी का लेवल आ जाता। ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन लगता है, एनसीईआरटी ने हमारी बात सुन ली थी। ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 60 है और इसके अंदर एक चीज डाली जा रही है जिसका रेडियस 60 है, तो भाई दोनों का अगर 60-60 रेडियस है, बिल्कुल एक्यूरेटली होगा, तो ये सच बताएं तो अंदर नहीं जाएगा। थोड़ी सी कॉर्नर्स में ऑयलिंग करनी पड़ेगी, शायद अगर दो सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ हुए तो अंदर चला जाएगा। खैर, ये चीज अंदर गई, पानी से भरा हुआ था, तो ये पानी बाहर आएगा। अब हमें बताना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, अगर ये होता कि कितना पानी बाहर आएगा, तो ऑब्वियसली उतना पानी बाहर आएगा जितनी बड़ी चीज अंदर गई है, लेफ्ट इन द सिलेंडर। बट ये क्वेश्चन तो और अच्छा हो सकता था अगर ये पूछ लेते कि किस लेवल पे रहेगा पानी। खैर कोई बात नहीं, कितना पानी रह जाएगा ये पूछा है, तो भाई सिंपल सी बात है,
सिलेंडर में जितना पानी था वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर था, राइट। सिलेंडर में जितना पानी था वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर था, उसमें से माइनस हो गया है ये शेप, और ये जो शेप है ये है कोन प्लस हेमिस्फेयर, ये है कोन प्लस हेमिस्फेयर। तो सिलेंडर में से माइनस करना है कोन प्लस हेमिस्फेयर को, जो भी बचेगा वो पानी होगा सिलेंडर के अंदर, राइट राइट। बात समझ में आ गई। तो इस सिलेंडर के अंदर जितना पानी था वो सिलेंडर का वॉल्यूम था, और उसमें से जब ये कोन और हेमिस्फेयर था तो पानी भाई उसके आसपास था, या मैं बोलूं पानी भरा हुआ था, जैसे हमने इसको डाला तो वो पानी बाहर निकल गया, जो बचा वो इतना ही बचा, जो इसके बाद जगह बची उतना ही बचा, है ना। आइए इसको फटाफट करते हैं ग्रीन लाइट पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, फिर से हम बना लेते हैं जल्दी से डायग्राम। अच्छा, दो बार डायग्राम बनाने में एक फायदा है, आपको डायग्राम बनाने में भी महारत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए डायग्राम अगर अच्छे नहीं बनाते तो आपको बहुत गड़बड़ होती है बाद में। ओके, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120, रेडियस 60 एंड एक सिलेंडर में डाला है, उसका रेडियस भी वही है, हाइट 180। ओके, अब पता चला हाइट 180, इसका मतलब बिल्कुल ऊपर तक टच कर रहा है, कोन की बिल्कुल चोंच एकदम बिल्कुल ऊपर ब्रिम पे आ रही है, मतलब ऐसे ऊपर से देखोगे तो बस चोंच की टिप नजर आएगी हल्की सी, और पानी से भरा हुआ है, जैसे अंदर डाला पानी बाहर निकला। फाइंड द वॉल्यूम लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो मतलब ये चीज़ जब बाहर आएगी तो अंदर कितना पानी रह जाएगा ये हमें बताना है। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू सिलेंडर माइनस कोन प्लस हेमी, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस व्हाट इज कोन? कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमें यहां पे फॉर्मूला मिल गया है, और हम इसके बाद इसको वॉल्यूम वैल्यूज डालेंगे, बट पहले हमें ये देख लेना है कि हम इसमें से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो भाई क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि R सेम है। तो मैं पहले लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर एच माइनस, पहले मैं इसमें से कॉमन निकालता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये एच किसका है? ये कोन का एच है, खैर उधर तो एच ही नहीं है, प्लस 2r, तो ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये है 2/3 पाई आर क्यूब। अभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और अब हम इनमें से पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इसमें से बचेगा एच, ये किसका एच है? ये है सिलेंडर का, माइनस 1/3 H प्लस 2R। अब हम अगर वैल्यू डालेंगे तो हमारी कैलकुलेशन लीस्ट हो जाएगी, वरना हमें ये 3 फिगर्स का वॉल्यूम निकालना पड़ सकता था, प्लस माइनस करना पड़ सकता था, 3 बार पाई का इस्तेमाल करना पड़ सकता था, और तब जाके हमारा आंसर आता। तो अब हम इसमें वैल्यू डालना शुरू करेंगे। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, पाई आर स्क्वायर, पूरे लिख लेता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r, और ये रहा मेरा शेप, ये रहा शेप, ये रहा 120, ये रहा 60, ये रहा 180, और अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालना शुरू करूँगा। पहले मैं और थोड़ा सा कॉमन ले लूँ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 एच प्लस 2r, और यहाँ पे 22/7 इंटू 60, और ये हो गया मेरा एच ऑफ सिलेंडर इज 180 माइनस 1/3, ये हो गया 60 स्क्वायर 1/180 माइनस 1/3, दिस इज हाइट ऑफ कोन इज 120 प्लस 2 into 60 is also 120, right? So ये हो गया 240 by 3 is 80, 180 minus 80 is 100,
and 60 into 60 is 3600 into 22/7। देखें जरा, जी नहीं दिया हुआ है पाई के बारे में कुछ भी, तो ये हो गया मेरा 360000। इसको ऐसे क्यों नहीं करते हम, इसको पाई को 3.14 ही ले लेते हैं ना, तो हमारे लिए और आसान रहेगा। 3.14 और ये हो गया मेरा 3600 into 314, तो ये हो गया है 31400 into 36, 6 4 are 24, 6 6 8, 6 is 18, and 4 is 12, 4 9 0 0 4 1130, so ये हो गया है 1130400। ये क्या निकला है मेरा ये मेरा निकला है वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट इन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो सेंटीमीटर क्यूब तो यार अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं कैसे करूं, किसी और में लिखूं या इसी में लिख दूं? 1.13 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज आउट, राइट। 1.13 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज आउट, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। नाउ यहां पे पता चल रहा है मुझे कि कैलकुलेशन इंटेंसिव कुछ एक्सरसाइज है, सारी की सारी कैलकुलेशंस अप टू 2 डेसिमल अप टू 3 डेसिमल तक जा रही हैं, तो रेडी रहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपनी पेंसिल्स शार्प करके, राइट। ओके, ये समझ में आया आपको कि 1.13 मीटर क्यूब कैसे किया मैंने? भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो अगर 1 मीटर क्यूब होगा तो मुझे 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में। अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना है तो मुझे 100 से 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा, और वही मैंने किया। इसलिए मैंने 2 डेसिमल 2 डेसिमल और 2 डेसिमल 6 डेसिमल लेफ्ट में लेके आया और आंसर आ गया मेरा 1.13 मीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter, and the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Find whether she is correct taking as above information. Okay, as the inside measurement pi is equal to 3.14. तो यहाँ पे हमें एक बच्चे को चेक करना है कि भाई उसने ठीक किया है कि नहीं किया है, लेकिन इनवेरिएबली हमें तो आंसर निकालना ही पड़ेगा। और चलो आप ही से मैं करवाता हूं ये क्वेश्चन। ये कुछ सुराही जैसा लग रहा है मुझे। ऊपर है स्फेरिकल ग्लास वेसल है और सिलेंड्रिकल नेक है, सुराही में ऐसा ही होता है। तो ये है आपका सिलेंड्रिकल नेक, और सिलेंड्रिकल नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। और नीचे है बाय द मेजरिंग ऑफ द अमाउंट स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 85/20। हाँ, तो 8.5/10 लिखूंगा तो आ जाएगा इसका डायमीटर, और डिवाइड बाय 20 कर दूंगा तो आ जाएगा रेडियस। तो 85/20 इसका रेडियस है। ध्यान रखिएगा, आपको इसकी कैलकुलेशन करके बतानी, क्योंकि ये आपको चेक करने के लिए है। जी हाँ, 345 इस पे किसी बच्चे ने आंसर दिया है, और मैं इसको इस ऐसे पॉइंट तक ले रहा हूँ जिसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पानी कितना होल्ड कर सकता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, πr² सिलेंडर प्लस 4/3 πr³ स्फेयर, तो इतना पानी ये होल्ड कर सकता है। तो इसमें हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? आर तो कॉमन ले नहीं सकते, सिलेंडर का आर है ये एल और ये स्फेयर का आर है एस, और कुछ कॉमन लेने के लिए है नहीं, तो भाई पाई ही कॉमन आएगा इसमें, ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। तो सीधा इसको ग्रीन लाइट पे कर लेते हैं, ठीक है। ये जल गई है ग्रीन लाइट, और ये रहा हमारा ये 85/20 8 सेंटीमीटर। वैल्यूज को होल्ड करना भी सीखिए आप दिमाग में, वैल्यूज को होल्ड करना सीखिए। अगर आप मैथमेटिक्स में वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते तो कई बार ऊपर वाली लाइन की वैल्यू आप नीचे वाली लाइन में नहीं अप्लाई कर पाते हैं और गड़बड़ हो जाता है। एग्जाम में होता है ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस के साथ ये अक्सर होता है। पाई 3.14 लेना है, तो यहाँ पे पाई
आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, कॉमन मैं सिर्फ पाई ले सकता हूं, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब 3.14 या फिर 314/100 कर लेंगे इसको बाद में। रेडियस, ये सिलेंडर की बात हो रही है तो ये 1 स्क्वायर इंटू 8, या ये अच्छा लगा मुझे, 4/3 इसके रेडियस की बात हो रही है तो 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20, यस, ओके, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 4 2 8 8 24, सो ये हो जाएगा 24 और 000 और इसको ओके 4 इंटू 85 इंटू 85 इंटू 85 8 प्लस एंड 314/100। आप मुझे यहां से इसको कैलकुलेट करके बताइए, और कर दूं 6000 कर देता हूं मैं नीचे, ठीक है, 4 से काट दिया, और 85 इंटू 85 इंटू 85, अच्छा 6000 इंटू 8 भी कर दूं, 8 6 48, ये 48,000 हो जाएगा। और इसको जोड़िए और मुझे करके बताइए कि ये आंसर कितना आता है। मैं आपको देता हूं 5 सेकेंड, एंड डोंट यूज कैलकुलेटर्स, मतलब 5 सेकेंड के लिए तो कैलकुलेटर यूज करोगे मुझे पता है, बट बताओ कि ये कितना है। वाओ, आंसर आने लग गया 346 पॉइंट। ओ, आप क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं होता तो 346.51 को करेक्ट बोल देता। जिस टाइप की कैलकुलेशन से आप नजर आ रही हैं उसके हिसाब से उस बच्ची ने अच्छा खासा आंसर दिया है, 345 और 346.51 सेंटीमीटर क्यूब में सिर्फ 1.51 का फर्क है। मैं होता तो कह देता कि अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में लिखा है कि ये गलत है तो फिर ये गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी के सामने हम बाव करते हैं और बोलते हैं कि जो वो कह रही है वही ठीक है। तो ये है मैथमेटिकली गलत आंसर, मैं समझ सकता हूं। अगर इसके अंदर एक बहुत ही एक्सपेंसिव अटरली एक्सपेंसिव लिक्विड भरा होता और फिर हम बोलते कि यार 1.51 की गलती, ओ माय गॉड ये बहुत ज्यादा है, तो मैं बोल सकता था कि गलत है। अदरवाइज इफ एनीथिंग इज फिल्ड इनसाइड और वॉल्यूम में 1.51 की गलती इतनी ज्यादा नहीं होती, तो मैं बोलूंगा ये गलत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि ये गलत है। मैथमेटिकली तो गलत है। 345 और 346.51 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। सो ये है एक्सरसाइज 12.2। जी हाँ, हमने आज देखा कि कैसे वॉल्यूम और वॉल्यूम के ऊपर करने पे हमें या तो ऐड करना पड़ा या सबट्रैक्ट करना पड़ा, लेकिन कभी भी कुछ भी ऐसे गायब नहीं हुआ जैसे सरफेस एरिया में हुआ था। मिलते हैं हम आपको लाइव क्लासेस में और करेंगे एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही वास्ट। मिलिए मुझसे 6:30 to 8 एवरीडे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। 10th ग्रेड में हैं अगर आप तो, और मुझे पता है आप 10th ग्रेड में हैं, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।